गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले 9th क्लास में आपको फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो शुरू की थी, उसका मैं आगे का टॉपिक आज आपका शुरू कर रहा हूँ। बोला कि आतंक राज बोला सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। यानी 1793 से लेकर 1794 के बीच का जो समय जो था उसको आतंक का युग माना जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र को के जो भी शत्रु थे, कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। रॉबेस्पियर जो था, ऐसे लोगों को उसने जो नीति अपनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। इतनी ज़्यादा सख्त थी कि उसके ही बाद में इसी टॉपिक में आपको बताएगा कि उसके ही मंत्री जो थे उसकी नीतियों से काफ़ी ज़्यादा तंग आकर उन्होंने उसके ऊपर ही केस जो था, मुकदमा जो था दर्ज किया था और बाद में उसको फांसी दे दी गई थी। हो रहा कि 1793 से लेकर 1794 का जो साल जो था, एक साल का, इसके बीच में रॉबेस्पियर जो था उसके द्वारा जिस तरह से दंड और नियंत्रण की सख्त नीति अपनाई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और उन पर मुकदमा चलाया जाता था। जैसे पादरी हो गए, ठीक है, पादरी हो गए, कुलीन हो गए, अन्य राजनीतिक दल हो गए। बोल रहा है कि उनका और दो अगर उन्हें दोषी पाया जाता तो उन्होंने गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी को सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गैलेटन गिलोटिन के नाम पर रखा था। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। रॉबेस्पियर सरकार जो थी उन्होंने एक कानून बनाया था जिसके तहत उन्होंने मजदूरी और की कीमत जो थी, मजदूरी और कीमतें जो थी वो मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा जो थी वो तय कर दी थी। पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। बोरा के अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाने अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर महाशय मदाम के स्थान पर अब फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सीतोएन और सीतुइन नाम से संबोधित किया। यानी इसके पहले जो था वो पुरुषों को महाशय और महोदया से संबोधित किया जाता था, मगर बाद में चलकर सीतोएन और सीतुइन जो था उससे उनको संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर की रॉबेस्पियर की ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। चलिए, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जॉकविन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबकों के पास सत्ता आ गई। यानी जब जॉकविन सरकार जब खत्म हुआ, उनका पतन हो गया, तो उसके बाद एक नया वर्ग जो था, संपन्न तबके के वर्ग जो थे, उन्होंने सरकार जो था वो बनाना शुरू कर दिया था। के पास सत्ता जो थी वो आ गई थी। नए संविधान के तहत, यानी जो संपन्न वर्ग के लोग जो थे उनके द्वारा जो सत्ता सरकार बनाई गई थी उसमें उन्होंने एक नया संविधान बनाया था और उस संविधान के तहत
संपत्तिहीन तबके को मत अधिकार से वंचित कर दिया। अब देखिए, जॉकविन सरकार जो थे उन्होंने संपत्तिहीन को भी मत देने का अधिकार दिया था, मगर जब मध्य वर्ग के संपन्न तबकों के हाथ में सत्ता की बागडोर गई तो उन्होंने सबसे पहला काम, जिसके पास संपत्ति नहीं थी उनको वोट देने के अधिकार से वंचित रखा। इस संविधान में दो चुनी गई संविधान विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। बोला है कि ये जो परिषद जो गठन किया गया था, विधान परिषद जो बनाया गया था, इस परिषद ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका जो थी वो स्थापित की थी, जिसका नाम था डायरेक्टरी। बोला कि जॉकविन शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई थी। जैसा कि पहले इसमें आपको बताया कि जॉकविन सरकार जब सत्ता में थी तो उस समय कार्यपालिका जो थी वो किसी एक ही संस्था के हाथ में रहती थी, मगर बाद में चलकर जब यहाँ पे इसका पतन हुआ जॉकविन सरकार का, तो कार्यपालिका जो था, यानी जिसे हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं, उसमें इस चीज़ पे ध्यान दिया गया कि कार्यपालिका जो है वो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ना हो। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद में होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। जिस तरह से विधान परिषद का गठन किया गया था, उस विधान परिषद में हमेशा जो सदस्य होते थे वो हमेशा झगड़ा करते रहते थे, जिसका फ़ायदा उठाकर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो उसके लिए फ्रांस पर अपना सत्ता स्थापित करने का रास्ता जो था वो और भी ज़्यादा आसान हो गया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? बोरा की महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनके जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। शुरू से ही क्रांति में फ्रांसीसी समाज में जो परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा था उसमें शुरू से ही महिलाएं जो थी वो गतिशील थी और उनको ये विश्वास था कि सरकार जो है उनके जीवन सुधारने हेतु कई सारे ठोस कदम उठाएंगे। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फूल, फल, सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट्स में पढ़ पाती थी, अच्छी स्कूल में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। इसमें केवल पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार जो था वो संपन्न जो घर के जो लड़कियां होती थी उन्हीं को रहता था। जो काम करने वाली जो औरतें होती थी, लड़कियां होती थी, उनको इन महंगे स्कूलों में पढ़ने की इजाज़त जो थी वो नहीं थी, या कह सकते हैं उनके पास उतना पैसा भी नहीं था, संपत्ति भी नहीं था कि वो एफोर्ड कर सके इस चीज़ को। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए, बचाने के लिए और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, जैसा कि जॉकविन्स क्लब बनाया गया था, और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था महिलाओं का। जिस तरह से पुरुषों का सबसे मशहूर क्लब जॉकविन क्लब था, उसी तरह से महिलाओं का अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्लब बनाए और इन क्लबों के अंदर वो लोग अपने अधिकार संबंधित, अपने समानता संबंधित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो लोग चर्चा करते थे। इसमें सबसे अगर फेमस कोई क्लब था तो वो था
सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। बोरा महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों पर मांग रखी। बोरा की महिलाएं जो थी काफ़ी ज़्यादा निराश थी, क्योंकि 1791 में जो संविधान बनाया गया था उसमें उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। उनको मताधिकार से वंचित रखा गया था और राजनीतिक पदों पे भी उनको स्थापित नहीं किया गया था। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों को पूरा किया जा सकता है जब उनको प्रतिनिधि करने का मौका मिलेगा। पर शुरुआती वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ भी सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। बोरा के शुरू शुरू में जो क्रांतिकारी सरकार जो सत्ता में आई, तो उन्होंने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कई सारे कानून बनाए, जिससे सारे लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को स्कूली शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, यानी अपनी इच्छा से शादी करना, और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किए जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, मगर राजनीतिक अधिकार जो थे, जो उनको मिलने चाहिए थे, जिनकी वो मांग कर रहे थे, वो अभी तक उनको नहीं दिया गया था। बुरा महिलाओं सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। पूरा मत अधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरू तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अतः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार जो था वो प्राप्त कर लिया था। चलिए, अब क्या है आपका दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा को खत्म करना। बुरा फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जैकोबिन शासन व्यवस्था में अगर सबसे अच्छा अगर कोई काम माना गया, तो उन कामों में एक काम था दास प्रथा को खत्म करना। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलोप्स और सेन डिमोंगो तंबाकू, नील और चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। यानी ऐसे जैसे कैरिबियाई जो उपनिवेश था, जैसे मार्टिनिक हो गया, गार्डिलॉप हो गया, सैन डिमिंगो हो गया, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जो था वो दूसरे देशों में भेजा जाता था। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बगानों में श्रम की कमी। जो कैरिबियाई देश के जो लोग होते थे वो यूरोप में काम करने से मना करते थे, जिसके कारण यूरोप में बगान के अंदर श्रम की कमी होने लगी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्ड या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर और हथकड़ियों में डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देश तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहीं उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए थे।
कि बता रहा है आपका कि यूरोप में जो कैरेबियाई देश के लोग जो होते थे वो यूरोप में जाकर काम करना पसंद नहीं करते थे, जिससे वहाँ पे श्रम की कमी होने लगी। और इस कमी को पूरा करने के लिए कैरेबियाई देशों से लोग जो थे वो अटलांटिक महासागर के पार उनको यूरोप के दूसरे जगह पर ले जाया जाता था और उनसे वहाँ पर जाकर उन बगान मालिकों को, उन दासों को बेच दिया जाता था। बोल रहा है कि और ये दो बंदरगाह से उनको भेजा जाता था, एक बोर्दे और दूसरा नान्ते। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्तियों के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान की जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। पूरा अगर 18वीं सदी के फ्रांस में दास प्रथा का ज़्यादा कोई निंदा नहीं किया गया, क्योंकि क्योंकि जो फ्रांस में जो संपन्न बागान मालिक जो थे वो नहीं चाहते थे कि दास प्रथा को ख़त्म किया जाए। सन 1794 में कॉन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया। ये कानून एक छोटी सी अवधि तक लागू किया। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन जो था वो 1848 में किया गया था। चलिए, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीतिक लोगों की पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? ये बोल रहा है, क्वेश्चन अरेज कर रहा है कि क्या राजनीति, पॉलिटिक्स जो है, लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल, उनकी पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकता है कि नहीं? तो वो रहा सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन हैं। जी हाँ, परिवर्तन ला सकता है। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। पास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और राजनीतिक सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। यानी बिना राजा की अनुमति के आप कोई भी चीज़ जो है वो प्रकाशित नहीं कर सकते थे। मगर 1789 के बाद, यानी बास्तिल का किला ध्वंस होने के बाद से एक नया सबसे महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, तो वो थी सेंसरशिप की समाप्ति हो रहा है। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर, यानी जरूरी अधिकार घोषित किया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा उन पर टिप्पणी होती थी। फ्रांस की स्वतंत्रता का मतलब यह था प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। यानी अगर आप कोई घटना पर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते तो आप कर सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत करने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पंडितपूर्ण लेखन को समझने और उसमें जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित को लिए संभव था। चलिए, आपका लेसन ही ख़त्म हो गया। अब मैं आपको कल से इसका SW देना शुरू करूँगा, ठीक है? उसके बाद देखा जाए कि इकोनॉमिक्स में या सिविक्स में कोई चैप्टर आपका शुरू करता हूँ, ठीक है? थैंक यू।